हेलो बच्चों, कैसे हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन में बेटा मैं अब तक आपको केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है उसमें से कौन कौन से टॉपिक करा चुका हूँ। मैंने आपको शुरुआत में कराया था बेटा आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। और आयनिक बॉन्ड में मैंने आयनिक बॉन्ड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया था कि जिस टाइप की प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में चाहे जेई मेन हो या फिर नीट में पूछी जाती है। मैंने आयनिक बॉन्ड में अब तक आपको जो है सोलबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड बता दिया बेटा, लेटिस एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल डिकम्पोजिशन, पोलराइजेशन पावर, कोवलेंट करैक्टर निकालना वगैरह सब उसकी एप्लीकेशन। और बेटा लास्ट वीडियो जो मैंने आपको डाली थी हाइड्रेशन, और बेटा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ये अब तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर भी मैं आपको करा चुका हूँ आयनिक बॉन्ड में। उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए आयनिक बॉन्ड से 20 क्वेश्चन का जो है वीडियो सॉल्यूशन आपको कराऊंगा, ठीक है ना। सेल्फ एवुलेशन टेस्ट होगा ये आपका। मैं 20 क्वेश्चन जो है निकाल के लाया हूँ एनसीईआरटी से बेटा, ठीक है ना। तो ये 20 क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन भी कराऊंगा। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखना है, देखने के बाद में वीडियो को पॉज करके आप अपना करेक्ट ऑप्शन लगाइए। आप चेक करिए अपने आप को, टेस्ट करिए कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप 20 में से 16 या 17 करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, और अगर 15 से नीचे आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं है। आयनिक बॉन्ड में आपको कोई ना कोई डाउट है। तो अगर कोई डाउट है तो मैंने आयनिक बॉन्ड की कुछ सिंपल ट्रिक बताई थी बेटा, उनको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैं योगेश कुमार और हमारा ये चैनल है बेटा केमिस्ट्री बॉस के नाम से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है और मैंने इस टॉपिक का नाम रखा 20 का दम, ठीक है ना। 20 का ही टाइम चल रहा है आजकल ज़्यादा, टेस्ट मैच तो कोई पसंद करता नहीं है बच्चों है। तो 20 क्वेश्चन है तो इसलिए पोस्टर पे लिखा हुआ है आपको मिलेगा 20 का दम। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, हमारा है द कोज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सीसी का मतलब क्या है बेटा, केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो केमिकल बॉन्डिंग में शुरुआत में ही आप ये पढ़ते हो कि भाई केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है, दो एटम आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। तो सीधी सी बात है बेटा, स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, जिससे कि वो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें, ठीक है ना, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि अपनी एनर्जी को लो करने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए तो स्टेबिलिटी के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। ऑक्टेट रूल आपने पढ़ाई है बेटा, कौशल लुईस ने दिया था। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए और अपनी एनर्जी को कम करने के लिए एटम क्या करते हैं, आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए, टेंडेंसी टू एक्वायर्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ये तो राइट है बिल्कुल, नोबल गैस जैसा ही हर कोई बनना चाहता है क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, इनका कंप्लीटली फिल्ड होती हैं सारी ऑर्बिटल। सेकंड ऑप्शन है आपका टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, ये भी ठीक है बेटा, हर कोई क्या करना चाहता है, अपनी लोअर एनर्जी। आप जानती हो केमिस्ट्री में जितनी लोअर एनर्जी होगी बेटा, लोअर एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी को लो करिए, आप कहेंगे कि मोर स्टेबिलिटी, उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होती है आपकी, बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो ये भी पहला भी ऑप्शन आपका सही है और दूसरा भी ऑप्शन आपका सही है बेटा। तीसरे में देखिए टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये भी ठीक है भैया, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए तो सब कुछ काम करे, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑल आर करेक्ट, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा बेटा, यही होगा, ठीक है ना। आंसर नंबर हमारा क्या आएगा, डी आ गया हमारा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं आपके, करेक्ट हैं। तो समझ गए बेटा कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है, स्टेबिलिटी के लिए होता है, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए होता है, क्योंकि एटम के पास में क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो अनस्टेबल होते हैं। जब कोई भी कॉम्बिनेशन होता है, जब कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास में, देखो बेटा क्या है ये, सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए आप और पढ़ने के बाद में अपना ऑप्शन लगाइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्लियर है, जो आयनिक बॉन्ड होता है आपने पढ़ाई है बेटा कि जो आयनिक बॉन्ड होता है आपका वो किसके बीच में बनता है, वो बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बना करता है, ठीक है ना। मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को लूज करती है, ठीक है ना,
और जो नॉन मेटल होती है बेटा वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को गेन करती है और वो एनायन का फॉर्मेशन कराती है। ठीक है ना। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है ना। तो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उतना ही क्या होगा, आसानी से आयनिक बॉन्ड आपका बनेगा। नॉन मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, ठीक है ना, उतना ही आयनिक बॉन्ड आसानी से बनेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, मेटल जब आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है बेटा, बढ़ता है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड करता है किसके ऊपर, आयनाइजेशन एनर्जी पे। ठीक है ना। तो मेटल के लिए ये कहा जाता है कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, आपकी कम होनी चाहिए आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। और आयनाइजेशन एनर्जी कब कम होगी बेटा, जब उसका साइज़ बड़ा होगा। ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है किसी भी मेटल की आइसोलेट वैलेंसी सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप जितनी एनर्जी देते हो। ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से आपके लूज हो जाएंगे मेटल के द्वारा। ठीक है। और नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी बेटा उतना ही बॉन्ड ज़्यादा बनेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सी कंडीशन होगी। तो पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा हाई आयनाइजेशन एनर्जी। भाई हाई आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होगा बच्चों कि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगी। तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं है बेटा, ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये क्या करा, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके लिए होती है बेटा, ये नॉन मेटल के लिए होती है। किसके लिए होती है, नॉन मेटल के लिए। तो ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, किसी आइसोलेटेड गैसीय एटम की वैलेंसी सेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करते हो तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी बेटा, जितनी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी एलिमेंट की, उतना ही क्या करेगा, वो आयनिक बॉन्ड बढ़िया बनाएगा। तो ये तो कंडीशन आपकी सही है बेटा। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये तो करेक्ट लग रहा है हमें। आगे देखो, इस एल का मतलब क्या होता है, लेटिस एनर्जी। देखो लेटिस एनर्जी क्या होती है बेटा, आप जब मैंने लास्ट वाली वीडियो अभी जो पीछे वीडियो बना रखी है बेटा, उसमें मैंने लेटिस एनर्जी और थर्मल स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट बता रखा है आपको, आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेटिस एनर्जी भी क्या होती है बेटा, लेटिस एनर्जी होती है कि जब किसी गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन को आपस में मिलाते हैं और किसी लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं, AB सॉलिड का, तो यहाँ पर कुछ एनर्जी निकलती है, उसी को बोलते हैं हम लेटिस एनर्जी। ठीक है ना। तो लेटिस का मतलब क्या होता है, आयनिक सॉलिड। ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी निकलेगी वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा। ठीक है। तो ये लेटिस एनर्जी, तो फेवरेबल कंडीशन जो होती है ना आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, वो होती है कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, लेटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और बेटा ये भी एक कंडीशन होती है, आप इसको NCERT में देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन दोनों एनर्जी का जो सम होता है बेटा वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ये NCERT में आप इसको देख सकते हो। ठीक है ना। मैं आगे आपको डिटेल में जब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो आयनिक बॉन्ड की मैकेनिज्म बताऊंगा बॉन्ड हैबर साइकिल के द्वारा। ठीक है ना। तो NCERT में आप इसको देख सकते हो। लेटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जो एनर्जी होती है इन दोनों एनर्जी के सम से ये वाली एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये साइन ऐसा होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। लेटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटा, हाई होनी चाहिए। और ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, आंसर आ गया हमारा बेटा बी आ गया। ठीक है। तो चेक करिए कि किन किन का ये आंसर आपका बी आया बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, बहुत आसान होता है भैया। जो मेटल होता है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है, आप जानते हैं आयनिक बॉन्ड बनने के लिए हैं। और मेटल का ही क्या बनता है बेटा, कैटायन बनता है। ठीक है। तो कैटायन का साइज़ क्या होना चाहिए बेटा, इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। जब साइज़ बड़ा होगा तो उतने ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। जो नॉन मेटल होती है आपकी, ठीक है ना, जैसे मान लो Cl ले लेता हूँ, ठीक है, या कोई भी ले लेता हूँ नॉन मेटल। ठीक है। तो जो नॉन मेटल होती है ना बेटा, नॉन मेटल का साइज़ क्या होना चाहिए, नॉन मेटल क्या बनाती है आपका, इलेक्ट्रॉन गेन करती है और साथ में क्या बनाती है, एनायन बनाती है। ठीक है ना। तो एनायन का साइज़ क्या होना चाहिए बेटा, इसका साइज़ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है ना।
तो जितना एनायन का साइज छोटा होगा उतनी ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगी। कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। मेटल यानी कि कैटायन का साइज बड़ा हो, एनायन का साइज क्या हो, छोटा हो, ठीक है। मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो बेटा, कम हो। नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो, हाई हो। तो आयनिक बॉन्ड बढ़िया बनेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉलर। ये तो गलत है। अगर कैटायन का साइज छोटा होगा तो क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा, ठीक है ना। आयनाइजेशन एनर्जी तभी उसकी कम होगी। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। साइज ऑफ एनायन शुड बी स्मॉलर, हाँ बिल्कुल ठीक है, स्मॉलर होना चाहिए। साइज ऑफ कैटायन एनायन शुड बी सेम, नहीं जी सेम नहीं हो सकते, ये कंडीशन नहीं है। नॉन ऑफ दीज, नहीं जी। कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, बी आ गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया आपका बी बेटा इस क्वेश्चन का, कि एनायन का साइज, देखो फेवरेबल कंडीशन क्या होती है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, कैटायन का साइज बड़ा हो, एनायन का साइज छोटा हो, ठीक है ना। कैटायन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम हो, एनायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो, हाई हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो करैक्टर होता है किसका बेटा, मेटल का। और मेटल की भी मैं बात कर रहा हूँ बेटा, कौन सी वाली, एस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। कौन सी बात कर रहा हूँ बच्चों, एस ब्लॉक वाली, ठीक है। तो एस ब्लॉक की जो मेटल होती है, आप जानते हैं यार मेटल की टेंडेंसी क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉनों को लूज करना, ठीक है ना। क्यों कर देती हैं आसानी से इलेक्ट्रॉनों को लूज, क्योंकि भाई इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम। जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की टेंडेंसी, आसानी से लूज करना, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होती है, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, इजीली क्या हो जाएंगे आपके, लूज हो जाएंगे। क्लियर है। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होगा, तो पॉजिटिव करैक्टर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव करैक्टर बढ़ेगा। तो किसी भी मेटल का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किस मेटल का ज़्यादा होगा, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आपकी कम होगी। तो यानी कि मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है बेटा, किस पर डिपेंड करता है, आयनाइजेशन एनर्जी पर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे भी डिपेंड नहीं करता है, लेटिस एनर्जी पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा आंसर आ गया सॉल्यूशन का ए, ठीक है। तो चेक करेंगे कितने बच्चों का आंसर सही आया है बेटा, ठीक है ना। देखो जब भी कहता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट फैक्टर होता है, या सबसे ज़्यादा जो फेवरेबल क्या नाम है फैक्टर होता है आपका, ठीक है ना, वो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये कम होनी चाहिए बेटा। अगर वो कहता है आपसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर नॉन मेटल का, पॉजिटिव करैक्टर मेटल के लिए होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर किसके लिए होता है, नॉन मेटल के लिए। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर की बात आते हैं तो वो किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कॉज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्केली मेटल्स। देखो एल्केली मेटल और हैलोजन यही आपस में कंबाइन होने के बाद में बेटा क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो बताओ रिएक्टिविटी जो होती है एल्केली मेटल की, वो कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है बेटा, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। एल्केली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव होते हैं बेटा। तो ज़रा ध्यान से बताओ, पहली है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है भैया रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, मेटेलिक करैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। और वो भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा, लो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो आंसर आ गया हमारा क्या, इसका ए आ गया बेटा। क्लियर है, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए बेटा, ऑप्शन को अपने आप लगाइए पॉज करके, और ये चेक करिए कि आपको ये कंसेप्ट जो है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आंसर आपका करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये बेटा क्वेश्चन जो है आपका जेई में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन बेटा आपका एम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन। और बेटा ये नीट में भी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। अभी मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी आपकी, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर, तो वहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया था। इस केमिकल बॉन्डिंग को कराने के बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का रिवीजन कराऊंगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए ये क्या है बेटा, ये एक्स जो है, ये एक्स नहीं है बेटा,
ये जाई है, क्या ये जाई है, इसे बोलते हैं हम कि भाई मान लो दो एलिमेंट है हमारे पास, एक ए है और एक बी है, ये आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं बेटा ए बी। अब ये जो कंपाउंड है ये कोवलेंट है या आयनिक है, ठीक है ना। इसका पता कैसे लगाते हैं, इसका पता लगाते हैं हम इन दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से, ठीक है ना। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम मान लेते हैं जाई ए और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते हैं हम जाई बी। तो ये एक्सपेरिमेंटल है बेटा, इसको याद करना पड़ेगा। मैंने लास्ट वाली वीडियो में जो परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर है उसमें बताया था आपको, ठीक है ना, कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटा कितना होता है, 1.7 से ज़्यादा होता है। देखो क्या होता है, 1.7 से ज़्यादा होता है तो बॉन्ड कौन सा होता है बेटा, वो आयनिक होगा। क्या होगा, आयनिक होगा। तो इसमें देखो ये वाला, ये तो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0 है, तो ये तो हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और बाकी ये भी नहीं होगा कुछ भी है, हमारा मेन आंसर आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 2 है तो यानी कि 1.7 से क्या ज़्यादा ही है, तो बेटा यही होगा। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए ये वाली कंडीशन सुटेबल है, आप इसको देख सकते हो बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा आंसर कौन सा आ गया यहाँ पे, डी आ गया बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विच इज़ हैविंग मैक्सिमम आयनिक नेचर। आयनिक नेचर का मतलब होता है बेटा कि किस में आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आपको पता ही है बेटा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है भैया। मेटल का साइज़ क्या होना चाहिए, मेटल का साइज़ बड़ा हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नॉन मेटल का साइज़ क्या हो बेटा, कम होना चाहिए, ये सब बता रखा है आपको, ठीक है ना। तो देख लो बेटा, यहाँ पर देखो ये सारे के सारे जो हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, ये सब क्या हैं, आपके एक ही ग्रुप के हैं, फर्स्ट के एल्केली मेटल है। लिथियम हो गया बेटा, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आरबी हो गया। तो जब आप ऊपर से नीचे चलोगे बेटा तो साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा। साइज़ बढ़ने से क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। मतलब जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा, और लूज़ करेगा कंप्लीटली तो आयनिक बॉन्ड जल्दी बन जाएगा। तो सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, इसका साइज़ बड़ा होता है, क्योंकि नॉन मेटल तो क्या है, सभी में देखो बेटा सेम है, ठीक है। तो इसमें आयनिक करैक्टर आपका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, ये होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा बेटा, डी हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका मोर आयनिक है, क्लियर है, मोर आयनिक। मोर आयनिक का मतलब किसमें आयनिक बॉन्ड का इजी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, मैक्सिमम आयनिक नेचर, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है बेटा। मैक्सिमम आयनिक नेचर बताइए। आयनिक नेचर का मतलब समझ गए कि किसमें आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। आयनिक बॉन्ड किसमें जल्दी बनेगा, जिसमें मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करे बेटा, गेन कर ले, ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा। अच्छा, ये कैल्शियम है, ये बेरिलियम है, ये बेरियम है बेटा, ये बेरिलियम है, ये क्या, मैग्नीशियम है। तो इसका मतलब ये तो सेकेंड वाले हो गए बेटा, ये भी मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेटा Ba। ये आप जानते हैं ऊपर से नीचे चलने पर मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, कम होगी। क्यों, क्योंकि साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा। तो मेटल का साइज़ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। तो भैया आपका सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड किसमें बनेगा बेटा, आयनिक करैक्टर इसमें होगा। तो अब की बार आंसर आपका क्या आ गया बेटा, बी आ गया, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे बेटा, तो मैंने अभी पीछे वीडियो डाल रखी है इन कंसेप्ट की, आयनिक बॉन्ड की शॉर्ट ट्रिक, आप उनको देखेंगे और कम समय में आप जो है ज़्यादा रिजल्ट लेंगे, ठीक है। चलिए, विच इज़ मोर आयनिक, जरा मोर आयनिक बताइए, इसमें कौन है बेटा। तो आयनिक का मतलब क्या है, किसमें आयनिक बॉन्ड आसानी से बनेगा, ठीक है ना। तो अगर लिथियम की बात करें, सोडियम, पोटेशियम, CSI, कोई बात नहीं भैया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और जी CS। तो ऊपर से नीचे चलने पर क्या हो रही है, R बढ़ रहा है
और बेटा आयनाइज एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो साइज बड़ा होना चाहिए, आयनाइज एनर्जी आपकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो सीजीएम को देखो ये मोर आयनिक होगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, इसका डी आ गया बेटा। क्लियर है, क्योंकि आयोडीन तो सब में सेम है बेटा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, विच इज़ हैविंग मोर कोवलेंट करेक्टर। अब तक हमने आयनिक करेक्टर की बात करी है, अब कोवलेंट करेक्टर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो कोवलेंट करेक्टर के लिए हम देखते हैं बेटा क्या, पोलराइजेशन। क्या देखते हैं बोलो, पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा तो कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। पोलराइजेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो कैटायन जो होता है बेटा, जो कैटायन होता है उसका साइज़ क्या होना चाहिए आपका, छोटा होना चाहिए। और बेटा चार्ज इसके ऊपर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। और जो एनायन होता है बेटा, ठीक है ना, इसका साइज़ क्या होना चाहिए बेटा, ज़्यादा होना चाहिए। और चार्ज भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए एनायन के लिए। तो उसमें पोलराइजेशन बढ़िया होता है, कोवलेंट करेक्टर उतने बढ़िया होगा। चलो देखो बेटा, देखो एनायन तो बेटा सेम है, एनायन तो आपका सेम है, ठीक है ना। और एनायन सेम है, और देखो चार्ज भी सेम है बेटा, चार्ज भी मेटल के ऊपर क्या है आपका, सेम है। अब आप देखिए साइज, साइज किसका छोटा है बेटा, Be का, Be का। तो BeCl2 में कोवलेंट करेक्टर आपका सबसे ज़्यादा होगा। आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा, आयनिक करेक्टर के लिए आपको क्या देखना है बेटा, लेटिस आयनिक करेक्टर के लिए आपको देखना है मेटल का साइज और आयनाइजेशन एनर्जी, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है। तो कोवलेंट करेक्टर किस में ज़्यादा होगा बेटा, इसमें, क्योंकि बेरिलियम का साइज छोटा है। ठीक है, तो ये एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को क्या कर लेगा, बोलो अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इससे इसमें क्या हो जाएगा, कोवलेंट करेक्टर डेवलप हो जाएगा। तो पोलराइजेशन की वीडियो बना रखी है मैंने, अगर किसी को पोलराइजेशन समझ में नहीं आता है तो पोलराइजेशन को पढ़े देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया हमारा ए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का। 11 क्वेश्चन को देखिए बेटा, मैक्सिमम कोवलेंट करेक्टर किस में होगा। मैक्सिमम कोवलेंट करेक्टर की अगर हम बात करें बेटा, तो आप देखिए पीवी सभी में कॉमन है बेटा, मेटल सब में सेम है और चार्ज भी सेम है। क्लियर है। तो डिसाइडिंग फैक्टर पीवी तो है नहीं बेटा। अब देखिए हैलोजन को देख लो बेटा, हैलोजन को आप जानते ही हो, हैलोजन की अगर मैं बात करूँ यहाँ लिख देता हूँ, चलो F माइनस और Cl माइनस और बेटा Br माइनस और I माइनस, इनका साइज ऊपर से नीचे चलने पे क्या होता है बेटा, बढ़ता है। R क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना। तो मैंने आपको बता रहा कोवलेंट करेक्टर के लिए बेटा एनायन का साइज़ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कैटायन का क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है, कोवलेंट करेक्टर इसमें ज़्यादा होगा। तो आंसर आ गया आपका क्या बेटा, आंसर आ गया आपका डी आ गया जी। ठीक है, तो डी में कोवलेंट करेक्टर आपका सबसे ज़्यादा है बेटा। क्लियर। अगेन देखो एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसको भी। मैक्सिमम सोलबिलिटी, कोई सोलबिलिटी का क्वेश्चन नीट में, जेई मेंस में ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा है। तो देखो सोलबिलिटी के लिए मैंने सोलबिलिटी के लिए आपको बहुत ही सुपर ट्रिक बता रखी है। सबसे पहली वीडियो मैंने बेटा आपको सोलबिलिटी की बताई थी, और सोलबिलिटी के लिए जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी बेटा, वो बताई थी, क्या बताई थी, कि कैटायन और जो एनायन होता है, ठीक है ना, कैटायन और जो एनायन होता है आपका, ठीक है, कैटायन और एनायन के साइज में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी इसकी क्या होगी, वो मोर सोल्यूबल होगा। यहाँ पे क्या है देखो, डिफरेंस कम है, ये लेस सोल्यूबल है। ठीक है ना, ये बताया था। कैटायन और एनायन की रेडियस में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा मोर सोल्यूबिलिटी। तो बस करिए फटाफट, इससे क्या दिक्कत है। देखो यहाँ देखो बेटा, F तो यानी कि R, ये जो इसमें सब में बेटा R माइनस तो क्या है, सब में कॉमन है, ये तो क्या आपका कॉमन है, सेम है। लेकिन जो कैटायन है आपका, उसका साइज़ क्या होगा, बढ़ रहा है। ठीक है ना, साइज़ किसी का भी बढ़ेगा। तो देख लो ध्यान से यहाँ पे, यहाँ देखो बेटा, यहाँ आप देखोगे Li प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस है, Cs प्लस है, और ये नेगेटिव है। क्लियर है।
तो बताइए यहाँ देखो CSF को, बस CSF को ऐसा देखो कि कैटैन तो बड़ा है और F क्या है बेटा आपका, छोटा है, ठीक है ना। जबकि LiF को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिथियम भी छोटा है और बेटा फ्लोरीन भी छोटा ही है, तो यहाँ डिफरेंस कम है, तो इसका मतलब साइज में डिफरेंस ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोलिबिलिटी का ऑर्डर बेटा ये होगा इधर को चलने पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कौन सा 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो सबसे आगे आएगा 5th, ये मोर सोल्यूबल होगा, तो आंसर आपका बी आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये आ जाएगा ऑर्डर आपका, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए, रेडियस का डिफरेंस है, बहुत सुपर ट्रिक बता रखी है, इसकी वीडियो बना रखी है, सोलबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिसमें अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। सिंपल सा मेथड होता है भैया, रेडियस का डिफरेंस देखो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, ये भी बहुत छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, सोलबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। ये भी आपका नीट में पूछा जा चुका है एक बार, बहुत पहले। कैसा क्वेश्चन है भैया, वो कह रहा है कि जी सोलबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए कौन सी कंडीशन होती है। भैया देखो, जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड की बच्चों, ठीक है ना, अभी तो शॉर्ट ट्रिक बताइए, आगे इसकी जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो इसकी मैं सोलबिलिटी के ऊपर पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन के साथ में। अभी तो ट्रिक बताइए आपको, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड की जो सोलबिलिटी होती है ना बेटा, इसकी सोलबिलिटी के लिए, इसकी सोलबिलिटी आपकी 2 एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है हमेशा, एक लेटिस एनर्जी होती है बेटा और एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। ये कहा जाता है कि हाइड्रेशन एनर्जी जब लेटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी तभी वो कंपाउंड आपका क्या कहलाता है, सोलुबल कहलाता है। और अगर लेटिस एनर्जी बेटा हाइड्रेशन एनर्जी से, ठीक है ना, ज़्यादा होगी तो वो कंपाउंड आपका क्या कहलाता है, इनसोलुबल कहलाता है। क्या कहलाता है वो आपका, इनसोलुबल कहलाता है। और अगर बराबर है तो तब भी वो सोलुबल नहीं होगा। तो इसमें से देखिए, अभी इसको याद कर लीजिए बेटा, पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए तभी आयनिक कंपाउंड आपका क्या होगा, सोलुबल होगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही आ गया, ठीक है। तो चेक करेंगे कितने बच्चों को पता था। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको NCERT से निकाले हैं बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, विच इज़ हैविंग मैक्सिमम नेगेटिव लेटिस एनर्जी, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बताओ इससे बढ़िया आपको क्या मिलेगा, रिवीजन का रिवीजन मिल रहा है और उस रिवीजन के ऊपर आपको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, साथ में उसका वीडियो सॉल्यूशन बन रहा है भी मिल रहा है आपको, है। तो इससे बढ़िया तो कोई प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती। आप चाहें तो अपने जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको बहुत बढ़िया तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, अपने नंबरों को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेटिस एनर्जी आप जानते हैं बेटा, जो लेटिस एनर्जी होती है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज, और बेटा साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। चार्ज का मतलब है कैटैन और एनआयन, और साइज का मतलब है कैटैन और एनआयन बेटा, ये वाला क्लियर है। और इन दोनों में जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो चार्ज डोमिनेटिंग होता है बेटा हमेशा साइज से, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, तो अगर हम बात करें इसमें देखो भैया, F तो सब में सेम है बेटा, है ना। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे Al पे +3 है, Mg पे +2 है, Na पे प्लस है बेटा, और यहाँ भी क्या है आपका प्लस है। ये तो यहाँ तो सब पे क्या है, नेगेटिव है, -1 चार्ज है, -1 चार्ज है। तो चार्ज देखेंगे हम, तो चार्ज बताओ कहाँ पर आ रहा है बेटा, चार्ज तो पहले वाले में ज़्यादा है, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए की जो है लेटिस एनर्जी क्या होगी आपकी, सबसे ज़्यादा होगी, क्या होगी, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। नेगेटिव लेटिस एनर्जी का मतलब जानते हैं ना, नेगेटिव का मतलब है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, जब लेटिस का फॉर्मेशन होता है आयनिक बॉन्ड का तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब है कि एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये रहा फैक्टर बेटा, इसके ऊपर भी वीडियो है, ठीक है ना, जो देख सकते हैं मेरे चैनल पे ही आप। लेटिस एनर्जी यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी, और लेटिस एनर्जी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करती है थर्मल स्टेबिलिटी,
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, मैक्सिमम लेटिस एनर्जी बतानी है। इसमें भी आपको इनमें से 4 कंपाउंड हैं, ऑक्सी सॉल्ट दे रखे हैं और ऑक्सी सॉल्ट दे रखे हैं, तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। और नोट करके याद रखेंगे बेटा, लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है साइज़ के, ये मैंने आपको बता रखा है। देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के, लेकिन कब, जब एनायन आपका कैसा हो, मोनो एटॉमिक हो। जितने भी मोनो एटॉमिक एनायन होते हैं बेटा, उनमें लेटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के। लेकिन जब किसी आयनिक कंपाउंड में कोई लार्जर एनायन जुड़ा हो, ऐसा एनायन जुड़ा हो जो मल्टी एटॉमिक हो, जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो, जैसे कार्बोनेट है, सल्फेट है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है ना, OH नेगेटिव है बेटा, नाइट्रेट है, तो ऐसे केस में क्या होती है, लेटिस एनर्जी जो होती है आपकी, वो लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है बेटा किसके, साइज ऑफ मेटल के। ये एक्सेप्शन है बेटा पहले वाले पॉइंट का, साइज ऑफ मेटल के। क्लियर है, मल्टी एटॉमिक एनायन जब लगा होगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, मैंने ये पढ़ा रखी है। तो देखेंगे बेटा, यहाँ तो लिथियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे Rb है, यहाँ पे CS है। तो इसका मतलब D की लेटिस एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि D की लेटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो भैया ये भी ये CH2CO3 ही सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा। तो आंसर क्या आ गया इसका बेटा, 15 का D आ गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहे हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट बिल्कुल NCERT से बनाए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 16, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखेंगे इसको ध्यान से। वो कह रहा है बेटा, करेक्ट पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। तुम्हें बताया था मैंने कि जो कैटायन होता है, कैटायन का साइज जितना ज़्यादा होगा उतनी इसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, और जितनी पोलराइजेशन पावर होगी बेटा उतना ही कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। क्लियर है, ठीक है ना। और मैंने बताया था आपको चार्ज, कैटायन का चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही पोलराइजेशन पावर क्या होगी आपकी, कम होगी बेटा, सॉरी ज़्यादा होगी, उतना ही कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। तो कैटायन की पोलराइजेशन पावर होती है बेटा, साइज़ पे डिपेंड करती है, साइज़ जितना ज़्यादा होता है, सॉरी हमने उल्टा बता दिया है। कैटायन का साइज़ जितना बेटा क्या होगा, छोटा होगा, कैटायन का साइज़ क्या होगा, जितना कम होगा उतनी ही पोलराइजेशन पावर होगी, उतना ही कोवेलेंट करैक्टर उसका ज़्यादा होगा। और चार्ज जितना ज़्यादा होता है उतनी पोलराइजेशन पावर होती है, कोवेलेंट करैक्टर उतना होता है, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो भैया एक तो एक ही ग्रुप के कैटायन है, ये देखो बेटा, मांगे कार स्कूटर, ये देखो बेटा, तो ये तो एक ही ग्रुप के हैं बेटा, और चार्ज तो सेम ही है। तो साइज़ देखेंगे तो साइज़ ऊपर से चलने पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो भैया इसका पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। चलो साइज़ इसका छोटा है, और इसमें केवल एक दे रखा है आपको पोटेशियम, तो पोटेशियम तो इससे पहले ही आता है, उसका साइज़ तो क्या होता है, बड़ा होता है ना फर्स्ट डे वालों का तो सेकंड डे वालों से। तो भैया Be+2 की पोलराइजेशन पावर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, यही कोवेलेंट करैक्टर सबसे ज़्यादा बनाएगा बेटा। क्लियर है। तो Be देखो किस में आगे आ रहा है, ये रहा भैया, कितना आसान है, कितना आसान है, ठीक है। तो यही ऑप्शन होगा, देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बेटा, ये तो एक ही ग्रुप के हो गए ना यहाँ तक तीनों। तो ऊपर से चलने पर क्या होता है, साइज़ बढ़ता है, तो साइज़ छोटा, चार्ज तो सेम ही है। चलो तो आंसर आ गया इसका भैया, बी आ गया, ठीक है। यही करेक्ट ऑर्डर होगा कैटायन की पोलराइजेशन पावर का। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, क्या कह रहा है जी, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। तो भैया मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है जिसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता है, जितना आयनिक करैक्टर होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जी, उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, एक NaCl है, एक CaCl है, एक BaCl2 है, एक CaCl2 है। तो ये तो तुम्हें पता ही है बेटा,
जो फर्स्टे वाली जो मेटल होती हैं और जो सेकेंडे वाली मेटल होती हैं उसकी कंपैरिजन में इनमें आयनिक करैक्टर क्या होता है, ज़्यादा। इनमें आयनिक करैक्टर क्या होता है, कम। तो आयनिक करैक्टर जब इनमें होगा तो भैया इनका ही क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो देखो फर्स्टे वाली कौन कौन सी हैं बेटा, सोडियम और सीजियम। तो भैया आयनिक करैक्टर किस में ज़्यादा होता है, सबको पता है, सीजियम में। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा बेटा, किसका होगा बोलो, अरे बोलते नहीं हो भाई। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा बेटा, बी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, यही होगा आंसर। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 18, करेक्ट कोवेलेंट करैक्टर। करेक्ट कोवेलेंट करैक्टर ये भी आपके नीट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप इस क्वेश्चन को। यहाँ चलिए ये देखिए बेटा, कोवेलेंट करैक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक एल्यूमिनियम कार्बाइड है, एक एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एक एल्यूमिनियम फ्लोराइड है। तो आप यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है तो कॉमन है बेटा, तो +3 यहाँ पे लगा दो भैया, +3 यहाँ जाएगा। तो मेटल पे तो चार्ज क्या है आपका, सेम ही है। तो मेटल तो बेटा क्या है आपकी बार, सेम ही है। अब की बार देखो एनायन को, देखो आप ध्यान से, एनायन क्या है, एक है आपके पास में C-3, एक आपके पास है N-3 है, C3 सॉरी यहाँ 4 आएगा बेटा, C-4 कार्बाइड बोलते हैं उसको, ये नाइट्राइड हो गया। एक क्या होगा बेटा, ऑक्साइड होगा O-2, ये सब एनायन है हमारे पास, एक F- है। ठीक है, तो देखो बेटा, तो चार्ज वाला कंसेप्ट लगेगा अब की बार, चार्ज वाला कंसेप्ट लगेगा। तो चार्ज आप देखेंगे, चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज हम ऐसे निकालते हैं बेटा, यहाँ पे कितना चार्ज है इसके ऊपर, -4 है, यहाँ पे कितना -3 है, यहाँ पे कितना -2 है, यहाँ पे कितना -1 है। तो देखो ट्रिक बता रहा हूँ इसकी, आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर आगा चार्ज 12, यहाँ पर आगा चार्ज कितना 9, यहाँ पे कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लो। ये मत देखो इसमें कितने एटम है इसके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ कितना आएगा 3। तो चार्ज देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे इसमें, चार्ज देखेंगे। ठीक है, तो चार्ज देखेंगे, तो चार्ज जिसका जितना ज़्यादा होगा उसमें कोवेलेंट करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज लगेगा, साइज वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। और तुम्हें पता ही है बेटा, एनायन का साइज जितना ज़्यादा होता है, एनायन का साइज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही पोलराइजेशन क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी, कोवेलेंट करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। और एनायन का साइज कैसे बढ़ता है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, उसका साइज बढ़ता चला जाता है। एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ता है, और कैटायन के ऊपर चार्ज बढ़ने से साइज उसका बेटा घटता है। तो लार्जर एनायन है, क्योंकि कैटायन अब की बार क्या है, फिक्स है, तो अब की बार एनायन को देखना पड़ेगा। तो साइज का ऑर्डर बेटा ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बस देख लीजिए आप, फर्स्ट में कोवेलेंट करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बेटा सेकंड में होगा, उसके बाद थर्ड में होगा, उसके बाद फोर्थ। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो जिन देखेंगे, चेक करेंगे किन किन बच्चों का ए ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, ए में कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है, और बेटा फोर्थ में ये जो आपका ये क्या नाम है, ये AlF3 है ना बेटा, इसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, ये मोर कोवेलेंट है। तो ऑप्शन ए सही आ जाएगा आपका। क्लियर है, तो क्वेश्चन कितने हो गए बेटा हमारे, 18 हो गए। लास्ट 2 क्वेश्चन देखिए। चलिए, विच इज़ हैविंग मैक्सिमम हाइड्रेटेड रेडियस। भैया हाइड्रेटेड रेडियस का मतलब है कोई कैटायन है, उसको पानी में डाला, और पानी में डालने के बाद में वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ में जुड़ेंगे, उसी को हाइड्रेशन बोलते हैं। और वो जो कैटायन बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड कैटायन। ठीक है, तो पानी में डालने के बाद में कौन बड़ा होगा भैया, जो छोटा होगा, जिसका हाइड्रेशन बढ़िया होगा। हाइड्रेशन के लिए कंडीशन क्या थी, बोलो। हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, कि भैया कैटायन का साइज़ क्या हो, कैटायन का साइज़ क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। ठीक है ना, साइज़ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्लियर है, देख लो LiPe साइज़ क्या हो, छोटा, और चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए।
तो अगर साइज छोटा होगा और चार्ज ज़्यादा होगा तो भाई क्या होगा, उसके साथ में वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा जुड़ेंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल जब उसके साथ में ज़्यादा जुड़ेंगे तो पानी में डालने के बाद में क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम हाइड्रेटेड रेडियस। तो आई थिंक का मतलब ये होगा कि भैया ये तो फर्स्ट ए वाला है, ये फर्स्ट ए वाला है, तो सेकंड ए वालों का हाइड्रेशन बढ़िया होता है क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। और सबसे छोटा साइज किसका है, बी का। तो सबसे बड़ा हाइड्रेटेड कैटायन कौन सा होगा बेटा, यही होगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, बी आ गया बेटा। क्लियर है। अभी लास्ट ही वीडियो डाली है मैंने, आप इसको देख सकते हैं मेरे चैनल पर, हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन 2020 का। ठीक है, मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी। देखो भैया, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है हाइड्रेशन पावर के ऊपर। हाइड्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया कैटायन का साइज छोटा हो, एनायन का साइज क्या हो आपका बेटा, छोटा हो, चार्ज क्या हो, ज़्यादा हो। क्लियर है। तो देख लो बेटा यहाँ पे, जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Ba। तो भैया इसी का हाइड्रेशन क्या होगा, सबसे बढ़िया होगा। पानी में जैसे ही आप इसको डालोगे ना, तो पानी में डालने के बाद में बेटा ये बनाएगा Be+2 और यहाँ निकल जाएगा आपका Fe-। तो ये कैटायन जो है एनायन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको बोलो, इसके साथ में जुड़ जाएंगे बेटा। तो वाटर के मॉलिक्यूल का जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, आपका हाइड्रेशन कहलाता है। इसका सॉल्वेशन हो जाएगा, एनायन के साथ भी वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, कैटायन और एनायन दोनों का हाइड्रेशन हो जाता है, जिससे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ ज़्यादा जुड़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर इसका साइज़ क्या है बेटा, सबसे छोटा है। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको इंटरेस्ट आया होगा। अगर आप इसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और भाई कमेंट्स बॉक्स में कोई ना कोई स्टेटमेंट ज़रूर लिखें कि ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना। आगे अब हम कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अमेजिंग वे में इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा आपको। ठीक है ना, जहां अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है कोवेलेंट बॉन्ड के क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है ना, और एनसीईआरटी बेस उसके भी मैं आपको 30 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाऊंगा कोवेलेंट बॉन्ड की। तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की जो थ्योरी है, ठीक है ना, जैसे सबसे पहली थ्योरी है आपकी जानते हैं, लुईस थ्योरी है, उसके बाद में बीबीटी है, फिर हाइब्रिडाइजेशन है, फिर आपका बेटा वीएसपीआर है, फिर एमओटी है। तो एक एक वीडियो में इनको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा मैं। तो अगली जो वीडियो आएगी केमिकल बॉन्डिंग में, कोवेलेंट बॉन्ड की आएगी बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने, ठीक है, और फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। चलिए।